हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूँ बिहार दरोगा प्रीलिम्स के तीसरे सेट के साथ। तो यह सेट एडिटोरिया का है, जैसा कि पहले भी हम लोग पहले और दूसरे सेट में बताया जा चुका है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, कुल मार्क्स 200 है और इसके लिए कुल निर्धारित समय 2 घंटे का है। तो जो भी मित्र चैनल पर नए आए हैं, कृपया करके वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट्स अपना दें कि और भी इस तरह के सेट को हम लोग दूसरे तीसरे प्रकाशन से लेकर के भी बनाया जाए और आप लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं मित्र। पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो इसका सही उत्तर 22 है। इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था और मुंबई इंडियन की टीम विजेता बनी थी। तो आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में निम्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव नहीं कराए गए। तो इसमें से मणिपुर में नहीं हुए थे, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड तीनों राज्यों में हुआ था। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते मित्र। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश राज्य मसाला में अग्रणी राज्य है। अगर पूरे पूरी दुनिया को देखा जाए तो भारत जो है वो पूरी दुनिया में सबसे अधिक मसालों के उत्पादन में आगे है, 1 नंबर पे है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक कराया जाएगा? ये प्रश्न है 2024 में, अगले वर्ष 24 में इसको किया जाएगा। श्री अन्न सम्मेलन विश्व मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये सारे प्रश्न करंट अफेयर्स से संबंधित है, तो इसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में किया गया था। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 70 देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसको याद रखेंगे मित्र। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बहुत ही चर्चित नाटू नाटू RRR फिल्म का गीत से लिया गया है, नाटू नाटू। इसे बाद में ऑस्कर अवार्ड भी मिला। पहले गोल्डन ग्लोब मिला था, बाद में इसे ऑस्कर भी मिला। SS राजामौली की फिल्म, मूलतः यह तेलुगु भाषा की फिल्म है, लेकिन बाद में इसे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में इसे डब भी किया गया। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया था। आगे बढ़ते हैं मित्र और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं, देखा जाए, शिवा चौहान, वंदना राठी, मोहन ठाकुर और पंकज घोष। तो इसका सही उत्तर शिवा चौहान होगा। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, जोनाथन क्रिस्टी, लियो कर्नाडो, फेग शांजी और यूकी फुकीशिम्बा। तो इसके जो विजेता थे, इसका ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर, जोनाथन क्रिस्टी ने जीता था। आगे बढ़ते मित्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 23 का विषय है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वलिटी। ये इस विषय पर हमारे चैनल पर एक महिला दिवस पर वीडियो भी बनाया गया था, उसे चाहे तो देख करके और इसके विषय में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा का संबंध किससे है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ का संबंध भगवान शिव की प्रतिमा से है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 15वां प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ किया जाएगा?
तो इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है अहमदाबाद को, याद रखेंगे मित्र। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया ने किसके साथ दी है? विस्तारा एयरलाइंस को दी है, चूँकि विस्तारा भी टाटा एयरलाइंस का ही एक भाग है और एयर इंडिया को भी टाटा समूह अभी चला रहा है, इसलिए दोनों ही समूह टाटा का ही है, इसलिए दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई है विलय की। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 19वां प्रश्न। तो भारत का स्थान अभी 126वां है। आगे बढ़ते हैं मित्र और 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 20वां प्रश्न हमारा है 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाक जल डमरू मध्य को तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 21वें नंबर प्रश्न के, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, सपना रमेश सेलार ने सबसे तेज़ी से पार, तो बहुत लोगों ने किया है लेकिन सबसे तेज़ी से पार करने वाले भारतीय बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 22वें नंबर प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? 22वें प्रश्न का उत्तर INS द्रोणाचार्य होगा, इसको याद रखेंगे हम लोग। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा जयपुर में की गई है, इसे हम लोग याद रखेंगे। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया, किनके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, गडकरी। हाँ, आगे बढ़ते हैं मित्र। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इला भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इला भट्ट एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, समाज सेवा से इनका संबंध है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गोदावरी नदी बेसिन है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? 27वें प्रश्न का उत्तर होगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। भारत के उत्तर और पूर्वी भाग सिक्किम से और चीन को जोड़ता है ये दर्रा, इसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। तो नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पे है, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। केसर मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है? बीज और कलियों का। केसर क्या है? बीज और कलियों का मिश्रण है। मिकिर 29वें नंबर प्रश्न के चलते हैं। मिकिर की पहाड़ी स्थित है, कहाँ पे है? तो असम में है, इसे हम लोग याद रखेंगे। 30वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? 70 के दशक में, 1970 में। बाद में इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का योगदान बहुत बड़ा रहा है, याद रखेंगे। चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से है। 31वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? वन रोपण, वन्य जीव सुरक्षा, जल प्रबंधन, औद्योगिक प्रबंधन। तो औद्योगिक प्रबंधन का क्षेत्र यहाँ अलग हो जाता है। इन तीनों का संबंध आपस में लगभग मिला हुआ है और इनका संबंध किससे है? पारिस्थितिकी संतुलन से है। 32वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं 32वां नंबर प्रश्न क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, मतलब कि लैंड लॉक है? लैंड लॉक कौन सा देश है? तो हंगरी एक ऐसा देश है जो कि लैंडलॉक देश है, स्थल रुद्ध देश है।
33वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये थांडवेट का कथन है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो पहली आरंभ किया गया, पहला जो वर्ष था वो 1892 से इसको शुरू किया गया था। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में प्रारंभ की गई थी। इसके साथ ही 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी। 35वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है यह प्रश्न। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? इलाहाबाद की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध और सालाबाई की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 तक चला, 1775 से 1782 के बीच चला। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790-92 में हुआ था, 1790-92 में हुआ था। और सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी, 1782 में हुई थी। तो अगर इन चीज़ों को अगर हम लोग याद रखेंगे तो प्रश्नों को हल करने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले कौन सा घटित हुआ है? यहाँ हम देख रहे हैं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 36वें प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया? इन चारों में से किसने देश नायक कहकर संबोधित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले के देश नायक उन्होंने ही कहा है, देश नायक कह करके संबोधित किया। 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में, 9 अगस्त 1942 याद रखेंगे हम लोग। तो उस समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल हम लोग याद रखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका सही उत्तर कोलकाता होगा। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज की विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। 40वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? 40वें नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो कौन सा ऐसा फारसी कवि था जिसने किया? तो फारसी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तबला का आविष्कार, सितार का आविष्कार, गज़ल का आविष्कार के साथ साथ काव्य और गद और पद दोनों ही विधाओं में अपनी बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें से आशिका, लैला मजनू आदि काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं मित्र 41वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 41वें प्रश्न में कौन सा सुमेलित है? तो देखा जाए चंदावर का युद्ध 1194 सही है। तैमूर का आक्रमण 1398 ये भी सही है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ये तीनों ही सही है। इसका मतलब कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, मतलब कि सभी सही है। 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 42वें प्रश्न क्या है? जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। भारत में मानव सभ्यता का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में प्रथम साक्ष्य मिलता है, इसको याद रखेंगे। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? स्नानागार हम लोग ने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदारो से मिला है।
किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन से पहले मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर हुआ करता था, राजगृह जिसका प्राचीन नाम है, और उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी को वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है 47वें नंबर प्रश्न पर? तो समवर्ती सूची का मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य दोनों का। पुलिस तो राज्य की व्यवस्था का है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह भी राज्य का विषय, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची है। 48वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आत्मा कौन सा कहलाता है? उद्देशिका। उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता जो आयोग होता है यह इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सही उत्तर इसमें से कोई नहीं दिख रहा है। अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 185 इसमें से कोई भी नहीं है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति भारतीय सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और इसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है, मतलब कि प्रत्येक वर्ष प्राक्कलन समिति का चुनाव किया जाता है, गठन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 91वें प्रश्न की तरफ। 51 प्रश्न देखें क्या है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? मतलब कि किस वर्ष हस्तक्षेप कब तक नहीं किया जाएगा? तो 2026 तक, जो अभी वर्तमान में परिसीमन के द्वारा किया गया है, यही रहेगा। 2026 के बाद पुनः इस पर विचार करके इसमें चेंजेस किए जाएंगे। 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो ये तो आसान प्रश्न है, राष्ट्रपति को है। इसके पहले भी हम लोग कई बार इस विषय को पढ़े हुए हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल के ही द्वारा मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण ये बहुत ज़रूरी है, प्रदूषण पर नियंत्रण ये भी बहुत ज़रूरी है, निर्धनता को घटाना ये भी ज़रूरी है। तो ये तीनों ही ज़रूरी है, मतलब कि इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में जो नमी है, वायुमंडल की जो नमी होती है उस पर निर्भर करती है, मतलब कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 56वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है किस मामले में? संतुलन विकास के लिए, ठीक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी सही है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए है, उपयुक्त के लिए, मतलब ये तीनों ही टर्म के लिए हानिकारक है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली का संबंध कहाँ से है? केरल से है, इसे हम लोग याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट जो है, वो सबसे अधिक जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है अभी भारत के। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं अगला प्रश्न।
इलेक्ट्रा गोल्ड कप, 59वां प्रश्न, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो 62 नंबर प्रश्न में ए हो जाएगा। पांडवानी, नौरानी, डागला, ये तीनों ही छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और अगर लाहो और बांग्ला कहा जाएगा तो ये मेघालय का है। छपेरी, माथुयू और डांगू ये हिमाचल प्रदेश का है। और रासलीला, नौटंकी, कजरी ये उत्तर प्रदेश का है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त, अभी कुछ दिनों पहले बीता है। 64वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। और संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953 में हुई थी। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एम्पेयर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर सेकंड जब कहा जाएगा तो आवेश की वो इकाई बन जाती है। मानव शरीर के कौन से 2 प्रमुख अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक उत्पन्न होता है हृदय और मस्तिष्क में। 68 प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो निकोला टेस्ला के द्वारा इसे किया गया था। प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि डीसी डायरेक्ट करंट, और एक दूसरा होता है एसी अल्टरनेटिव करंट। 69 प्रश्न की तरफ चलते हैं। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा पर अगर उस परिपथ को आधा कर देंगे तो धारा क्या हो जाएगी? दोगुनी बढ़ जाएगी। जब इसको आधा करेंगे तो इसका वैध क्रमानुपाती होता है, तो जब आधा करेंगे इसको तो ये दुगना बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। लेकिन उसका उल्टा होता है, विचलन कोण जब पूछा जाएगा तो सबसे कम विचलन कोण लाल रंग का होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी रंग का। इसको याद रखेंगे हम लोग। 71वें प्रश्न की तरफ 71वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 71वें प्रश्न। प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, इसलिए यदि वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक बनता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित कौन सा नहीं है? ओडोमीटर नहीं है। इन तीनों का संबंध आर्किमिडीज सिद्धांत पे है। ओडोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए है। आगे बढ़ते हैं मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? मक्खन का खट्टा हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सब भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ
नहीं है। तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ 74वें नंबर प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, बाकी सब है। देखते हैं, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि इसके पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 होगी। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दूसरे के पास चला जाता है तो ये आपस में संयोग करने की क्षमता हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन 7 है और एक इलेक्ट्रॉन और इसको मिल जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो ऑक्टेन पूरा हो जाएगा इसका। इस प्रकार ये संयोग करने की क्षमता इसमें कितनी हो जाएगी? 1, अर्थात कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। 76वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं, तो अनाक्सी अम्ल कहलाएगा ये। 77वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 77वां प्रश्न हमारा है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। मिथाइल एल्कोहल का ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा हो जाएगा? पीला गुलाबी रंग का हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 78 प्रश्न है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? 69 प्रश्न का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही श्रेणी के सारे तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। चलते आगे बढ़ते हैं मित्र, और हाँ 82वें प्रश्न की तरफ आ गए हम लोग। यूटोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका न्यूनीकरण होता है? 82 प्रश्न। तो विलीन ऑक्सीजन का होता है। विलीन ऑक्सीजन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कीटभक्षी पौधा यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए ऑप्शन में प्रोथेलस है, घटकर्णी है, वीनस फ्लाई ट्रैप है और सेंचुरी है। तो यहाँ जो प्रोथेलस है ये कीटभक्षी पौधा नहीं है, बाकी कीटभक्षी पौधा यहाँ पे लिया है। 84वें प्रश्न, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेटस को पहला वनस्पति विज्ञानी माना जाता है। प्राचीन काल से ही वनस्पति के बारे में इनका योगदान रहा है, जिसके कारण इन्हें पहला वनस्पति विज्ञानी कहा जाता है। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक तो किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। 86वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? 86वां प्रश्न। तो साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का। 87वें प्रश्न। ग्लूकोज का श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ग्लूकोज का विखंडन जो होता है वो पाइरूवेट से होता है। पाइरूवेट में इसका विखंडन हो जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है। 88वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न है। तो 88वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आएगा मार्केसिया। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो इसको हम लोग
शुक्रवाहिका कहते हैं। हमारी आँखों में लेंस का काम क्या है? आँखों की फोकस दूरी क्या करता है? को बदलता है। ये हमारी आँखों में जो लेंस होता है वो फोकस दूरी को बदलता है। 91 प्रश्न, रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? तो आरबीसी है। 92 प्रश्न, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है कि सेवाओं का निर्यात मतलब सेवा का जो निर्यात होता है उसको हम लोग कहते हैं अदृश्य। यहाँ भी निर्यात हो रहा है लेकिन यहाँ कोई वस्तु का निर्यात नहीं होता है, यहाँ सेवाओं का निर्यात होता है। जैसे कि भारत से बहुत बड़ी संख्या में सेवा देने के लिए अमेरिका, यूरोप तथा अन्य पश्चिम देश में लोग जाते हैं, तो यह भी एक तरह का निर्यात है, लेकिन यह निर्यात अदृश्य निर्यात है, किसी वस्तु का निर्यात नहीं है बल्कि सेवाओं का निर्यात है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 93, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास, इसका ए नंबर होगा। ग्रामीण विकास को एकीकृत ग्रामीण विकास शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है कि श्रमिक की जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य है। श्रमिक की सीमांत उपयोगिता सीमित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, आप लोग याद रखेंगे। कई सारे परीक्षाओं में इस तरह के ये प्रश्न पूछा जाता है। 95, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1949 में इसे किया गया था। आगे के जो 5 प्रश्न हैं वो गणित से संबंधित है, तो मैंने पहले ही बताया था कि गणित के सारे सेटों से निकाल कर एक गणित का अलग सेट बनाकर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा मित्र, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे और आगे भी तैयार रहेंगे कि इसका अगला सेट जो कल सेट नंबर 4 आपके साथ होगा, फिर उसके अगले दिन 5, 6 जितने भी सेट हैं लगातार इसे हल करके आप लोग के साथ सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आप लोग इसमें 100% सफलता प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।